सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज मैं फिर एक नए चैप्टर और एक नए लेक्चर के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इसके पहले मैंने संस्कृत का चौथा चैप्टर जातक कथा तक आप लोगों को पढ़ाया था। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों का मूड चेंज हो जाए, क्योंकि संस्कृत लगातार मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिए, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा अपना मूड चेंज करना होगा। तो संस्कृत से हट करके अब हम आते हैं पद्य की तरफ, काव्य की तरफ। और आज हम काव्य का तीसरा चैप्टर जयशंकर प्रसाद जी का है, वो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए, आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। बेटा, आप सोचते होंगे हम संस्कृत और काव्य तो पढ़ाते हैं, गद्य तो गद्य मतलब उसमें जो गद्य होता है, जो लिखा होता है, उसको यहाँ पर पढ़ करके उतनी अच्छी तरह से पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, संभव नहीं है। और गद्य तो आप अपने से भी पढ़कर थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, इसलिए हम गद्य नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी मेरा पूरा फोकस पद्य और संस्कृत का है कि उसका कोर्स ख़त्म हो जाए। अगर उस समय बचेगा तो मैं कोशिश करूँगी गद्य भी आपको समझा सकूँ। इसके अलावा एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से मैं ग्रामर, व्याकरण का भी जो पोर्शन है वो भी पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कि उनका जीवन परिचय क्या है। लेकिन उससे पहले मेरे बारे में अमूमन हर बार आपको बताते हैं, तो मेरे बारे में तो आप जानते ही होंगे, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बस इतना ही जान लीजिए कि मैं मेरी जो विद्यालयी शिक्षा है वो MA BEd है। ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो अवध विश्वविद्यालय से किया है। इसके साथ BEd भी मैंने MP से किया हुआ है और लगातार 15-16 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ। और मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि मैं बच्चों का भविष्य बनाने में पूरी तरह से लगी हुई हूँ। अभी तक मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम में करीब 98 हाईएस्ट नंबर यहाँ तक वो ले आए हैं। मेरी कोशिश है कि शायद एक दिन ऐसा भी होगा कि वो 100/100 ले आएंगे। इसी प्रयास में लगी रहती हूँ, कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ और इसी आशा के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित भी हुई हूँ कि आप लोगों को भी अपने इस अनुभव का फ़ायदा दे सकूँ और आपको भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए थोड़ा सा प्रेरित कर सकूँ। तो ये मेरे बारे में आपने जान ही लिया है। चलिए जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। तो वैसे तो छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 छायावाद के स्तंभ हैं और इन स्तंभों में जयशंकर प्रसाद सर्वोपरि हैं, क्योंकि वो ही छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। यानी छायावादी युग की स्थापना प्रसाद जी ने ही की थी। तो महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है वो काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुंगनी साहू के वैश्य परिवार में 1889 में हुआ था। तो लेकिन आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कुछ किताबों में ये 1819 भी लिखा हुआ है। तो दोनों ही में से आप कुछ भी लिखेंगे वो सही माना जाएगा। तो आप बिल्कुल भी इसके लिए चिंता मत करिएगा। हुआ था और बचपन में ही इनके पिताजी और भाई दोनों का असमय निधन हो गया।
स्वर्गवासी हो गए, और जो बचपन में इनको लाड़ प्यार दुलार मिला था उससे ये वंचित हो गए। लेकिन और क्योंकि सारा घर की जो जिम्मेदारी थी वो प्रसाद जी के ऊपर ही आ गई, फिर भी उन्हें विद्यालय की शिक्षा तो छोड़नी ही पड़ी, लेकिन घर पर रह करके ही उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बंगला और संस्कृत आदि भाषाओं का स्वाध्याय के द्वारा अध्ययन किया। लेकिन ये सब करते हुए भी उनके अंदर जो काव्य की प्रेरणा थी वो कभी भी मरी नहीं, वो हमेशा जीवित रही। और जब भी उनको समय मिलता था उनका मन भाव जगत के पुष्प चुनता था और जिन्हें वे दुकान की बही के पन्नों पर संजो दिया करते थे। तो ये उनकी काव्य का जो प्रेरणा थी, जो अंदर काव्य छुपा हुआ था, उस काव्य को उन्होंने मरने नहीं दिया, समय समय पर उसे वो लिखते रहते थे। और अत्यधिक परिश्रम करने से इनको अंतिम दिनों में राजयक्ष्मा रोग से ये पीड़ित हो गए थे और 15 नवंबर सन 1937 को इनका निधन हो गया। इस तरह से बस मुश्किल 47 ईयर्स ही ये जीवित रहे, लेकिन इस छोटे से जीवन में इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए जो योगदान दिया, हिंदी साहित्य के लिए जो कार्य किया, वो अमूल्य था, जिसके कारण हिंदी साहित्य जगत आजीवन इनका ऋणी रहेगा। अब थोड़ा सा ये इनको जीवन परिचय था, अब इनका साहित्यिक परिचय, यानी साहित्य के लिए इन्होंने क्या क्या किया है, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। कि ये तुमने पहले भी बताया कि प्रसाद जी को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी एक रचना कामायनी जो कालजयी कृति है, इस कृति में छायावादी विशेषताओं एवं प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है। अंतर्मुखी कल्पना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति प्रसाद जी के काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। प्रसाद जी केवल छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि ही नहीं थे, बल्कि प्रेम और सौंदर्य के प्रति भी इनका मन जो है वो लगा रहता था। अर्थात प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है, किंतु इनका दृष्टिकोण इससे भी विशुद्ध मानवतावादी रहा है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। ये जीवन की चिरंतन समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित समाधान ढूंढने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। इनका ये सोचना था कि इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया का सामंजस्य ही उच्च स्तरीय मानवता का परिचायक है। अब इनके कृतियों के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। प्रसाद जी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इन्होंने सिर्फ काव्य ही नहीं लिखा है, बल्कि गद्य की कई विधाओं पर इनकी लेखनी चली है। तो काव्य में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें पहली रचना है कामायनी। ये छायावादी युग का कीर्ति स्तंभ है। इस महाकाव्य में मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव को हृदय और बुद्धि के समन्वय का संदेश दिया गया है। दूसरी कृति आंसू है। चित्राधार, लहर, झरना, ये सभी इनकी काव्य कृतियां हैं, जिनमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूतियों को मनोहारी रूप में वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई नाटक भी लिखे हैं, जिसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, विशाख, राजश्री, अजातशत्रु आदि इनके प्रमुख नाटक रहे हैं। फिर इन्होंने उपन्यास विधा पर भी
लेखनी चलाई है। इन्होंने 3 ही उपन्यास लिखा है, कंकाल, तितली और इरावती, लेकिन इरावती अपूर्ण है। कहानी संग्रह भी इनके जो है वो इन्होंने कहानियों का संग्रह भी प्रकाशित किया है। तो कहानियों में जो उत्कृष्ट कोटि के ये कहानीकार थे, तो इनमें इनकी प्रमुख कहानियाँ प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनकी कहानियों का संग्रह है। इनमें से एक कहानी आकाशदीप तो आप कक्षा 11 में पढ़ भी चुके हैं। निबंध, काव्य और कला के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो ये इनकी कुछ कृतियाँ थीं जिनका विधा के अनुसार मैंने आपको नाम बताया। अब इनके साहित्यिक योगदान को हम 2 पक्षों में बांट लेते हैं काव्यगत विशेषताओं को। एक है इनका भाव पक्ष और दूसरा है कला पक्ष। भाव पक्ष में हम वो विशेषताएं बताएंगे जो विशेषताएं इनके काव्य में दिखाई पड़ती हैं। तो पहली विशेषता है प्रेम और सौंदर्य दर्शन। छायावाद के अन्य कवियों के समान प्रसाद जी भी ऐसे ही सौंदर्य के उपासक रहे हैं। उन्होंने प्रेम की स्वस्थ, सूक्ष्म और हृदय स्पर्शी अभिव्यंजना अपने अनेक काव्य ग्रंथों में की है। कामायनी और आंसू में इनकी प्रेमा अनुभूति पर आधारित ये काव्य हैं, जिसका एक उदाहरण हम आपको बता रही हूँ। जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। दूसरी विशेषता है इनकी श्रृंगारिकता। छायावादी युग में उसकी घोर प्रतिक्रिया के रूप में अधिकांशतः कवियों ने श्रृंगारमयी रचनाएं की हैं, परंतु इस काव्य में रीतिकालीन श्रृंगार जैसी स्थूलता नहीं है। उसका कारण है कि द्विवेदी युग में श्रृंगार के प्रति कटु एवं तीव्र घृणा दिखाई गई है, तो उस घृणा को खत्म करने के लिए ही श्रृंगारिकता को आधार बनाया गया है। प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसे नित्य यौवन की छवि से दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, हृदय की सौंदर्य प्रतिमा, वासना की मधुर छाया, पूर्ण काम की प्रतिमा आदि कहा है। जिसका वर्णन अभी हम आगे जब आपको श्रद्धा मनु पढ़ाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा, जिसका उदाहरण भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तीसरी विशेषता है इनके काव्य की स्वानुभूत दुख सुख का चित्रण। जयशंकर प्रसाद जी ने भी स्वानुभूत सुख दुख की अनुभूतियों का चित्रण किया है। आंसू तो उनकी अपनी अनुभूतियों का श्रेष्ठतम काव्य है, जिसमें उन्होंने लिखा है, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। तो क्या अपने अनुभव को इन्होंने आंसू में लिखा है, उसी का ये उदाहरण था। अगली विशेषता है प्रकृति पर चेतनता का आरोप। प्रसाद जी ने भी प्रकृति पर सर्वत्र चेतना का आरोप करते हुए कभी उसे रजनी के रूप में विकल, कभी खिलखिलाती हुई, घूंघट उठाकर मुस्कुराती हुई नायिका के रूप में देखा है, तो कभी उसे उषा काल में नयनों का मिलाप करते हुए वनस्पतियों के रूप में जागते हुए देखा है, और कभी कभी तो सिंधु की शैया पर धरा वधु के रूप में मान करते हुए एवं ऐंठते हुए देखा है। इसका एक सुंदर उदाहरण, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। अगली विशेषता है आध्यात्मिक रहस्यवाद। वैसे छायावादी कवियों में ये एक
सामान्य गुण है। छायावादी युग के काव्य जो है वो रहस्यवाद से भी परिपूर्ण है। और प्रसाद जी की भी एक प्रमुख विशेषता रहस्य की भावना है। प्रसाद जी के काव्य में हमें विभिन्न स्थानों पर इस रहस्य भावना के दर्शन भी होते हैं। रहस्यवाद के अंतर्गत सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली जिज्ञासा की भावना कामायनी के आशा सर्ग में इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट की है। हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। अगली विशेषता है नारी की महत्ता। छायावाद के कवियों के समान जयशंकर प्रसाद जी ने भी नारी को महत्व देते हुए उसे दिव्य एवं अलौकिक सौंदर्य प्रदान किया है। क्योंकि प्रसाद जी का मानना था कि नारी दया, माया, ममता, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण, अगाध विश्वास की प्रतिमूर्ति है और उसे साकार रूप श्रद्धा में प्रदान किया गया है। इसीलिए तो वो कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। क्या विचार है नारी के प्रति। अगली विशेषता है मानवतावादी दृष्टिकोण। जयशंकर प्रसाद जी ने मानव प्रेम को अपनाया है। वो संकुचित राष्ट्रीयता पर आधारित भावना से आबद्ध होने के स्थान पर समग्र विश्व से प्रेम करते हैं। प्रसाद जी के काव्य में विश्व बंधुत्व की भावना और मानव कल्याण की कामना प्रखर रूप से मुखरित हुई है। इसीलिए वो कहते हैं, सब भेद भाव भुलाकर दुख सुख को दृश्य बनाता, मानव कह रे यह मैं हूं, यह विश्व नीड़ बन जाता। तो ये थी उनकी भाव पक्षीय विशेषताएं। यानी कि साहित्य में साहित्य निरूपण में या साहित्य रचना में उनके क्या क्या विशेषता मिलती है वो मैंने बताई। अब कुछ उनका विशेषता कला पक्ष। कला पक्ष का तात्पर्य भाषा, रस, छंद, अलंकार से है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं कि प्रसाद जी ने भावानुकूल चित्रोपम शब्दों का प्रयोग किया है। लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता से युक्त प्रसाद जी की भाषा अद्भुत नाद, सौंदर्य और ध्वन्यात्मकता है। चित्रात्मक भाषा में संगीत में चित्र अंकित किए गए हैं। प्रसाद जी ने प्रबंध तथा गीति काव्य दोनों रूपों में समान अधिकार से श्रेष्ठ काव्य रचना की है। लहर, झरना आदि उनकी मुक्तक काव्य रचनाएं हैं। अलंकार की बात करें तो प्रसाद जी ने अपने काव्यों को अलंकारों की दृष्टि से काफी समृद्ध बनाया है। परंपरागत अलंकारों को ग्रहण करते हुए भी प्रसाद जी ने नवीन उपमानों का प्रयोग करके उन्हें नई भंगिमा प्रदान की है। मानवीकरण, धन्यार्थ, व्यंजना, विशेषण, विपर्यय आदि अलंकारों के भी सुंदर प्रयोग प्रसाद जी की रचनाओं में मिलते हैं। छंद में इन्होंने नवीन छंदों की उद्भावना भी प्रसाद जी ने की है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रसाद जी का जो साहित्य है वो अनंत वैभव से युक्त है, अनंत वैभव से संपन्न है। तो ये प्रसाद जी का जीवन साहित्यिक परिचय था। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों आता है, कृतियाँ भी आती हैं। चूँकि 5 नंबर का प्रश्न है तो इसमें थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों का विवरण देना पड़ेगा। तो ये था प्रसाद जी का परिचय। अब हम जो आपके कोर्स में है गीत,
उसके बारे में अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहले तो ये बता दें आपको कि ये साहित्यिक और सामान्य कक्षा 12 के दोनों छात्र छात्राओं के लिए है। मैं पहले ऐसे चैप्टर्स को पढ़ा रही हूँ जो साहित्यिक और सामान्य दोनों पढ़ सके। इसके बाद जो साहित्यिक वालों का अलग चैप्टर है उसका मैं अलग से लेक्चर का वीडियो जो है वो आपके पास भेजूंगी। तो गीत, इस गीत में, ये गीत जो है वो लहर से लिया गया है और इस गीत में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आह्वान किया है। बहुत ही सुंदर अलंकारिक भाषा में लिखा गया है, बहुत सरल है। तो पहली बात तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये कठिन है, तो बिल्कुल शांत चित्त होकर के जब आप इसे सुनेंगे तो आपको वैसे भी बहुत ही सरल नज़र आएगा। तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती माने व्यतीत हो जाना, बीत जाना। विभावरी माने रात्रि। तारा घट माने तारा रूपी घड़ा। नागरी माने चतुर। अंबर पनघट माने आकाश रूपी पनघट। अब यहाँ पर मानवीकरण किया गया है प्रकृति का, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार मुख्य होगा। इसके अलावा भी और जहाँ जहाँ जो अलंकार होंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो बीती विभावरी जागरी, यहाँ पर प्रकृति के जागरण का आवाहन करते हुए एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, बीती विभावरी, रात्रि बीत गई है, जागरी, अतः अब तेरा जागना ही उचित है। हे सखी, सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात्रि व्यतीत हो गई है, बीत गई है, अतः अब तेरा जागना ही उचित है। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा ना करी। क्योंकि गगन रूपी पनघट में, गगन अंबर माने आकाश या गगन, आकाश रूपी पनघट में उषा नागरी, चतुर उषा रूपी नायिका, तारा घट तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। सखी कहती है कि आकाश रूपी पनघट में चतुर उषा रूपी नायिका, उषा माने यहाँ सूर्य की किरणों से, प्रातःकालीन जो सूर्य की किरणें होती हैं उसको उन्होंने उषा रूपी नायिका मान लिया है। तो वो सखी कहती है कि गगन रूपी पनघट में उषा, चतुर उषा रूपी नायिका तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? इसका आशय हुआ कि समस्त नक्षत्र प्रभात के, नक्षत्र का मतलब तारों से है, या आप इस तरह से लिख सकते हैं, समस्त तारे प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। बीती विभावरी जागरी, यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सखी रात्रि व्यतीत हो गई है, अतः अब तेरा जागना ही उचित है। क्योंकि अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। क्योंकि आकाश रूपी पनघट में चतुर उषा रूपी नायिका तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। कहने का आशय है कि समस्त तारे प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। प्रातःकाल होते ही तारों का दिखना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर आकाश को पनघट मान लिया है, तारा को घड़ा मान लिया है, रूपक अलंकार है। चलिए आगे। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। खग कुल माने पक्षियों का समूह, और कुल कुल का मतलब है पक्षियों के कलरव से। कुल कुल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो खग कुल माने पक्षियों का समूह। किसलय माने नवीन कोपल। आप लोगों ने देखा होगा जो वृक्ष होते हैं
तो उसमें जो नई नई पत्तियां निकलती हैं छोटी छोटी, उसी को बोलते हैं कोपल। तो और अंचल माने आंचल, तो यहाँ पर कोपल को उन्होंने आंचल मान लिया है। तो खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। सखी कहती है, हे सखी, प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है। खग कुल 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 सा बोल रहा है। अब जबकि प्रातः काल हो गया है तो पक्षियों का समूह भी कलरव करने लगा है। और किस लय का अंचल डोल रहा, तथा नवीन कोपल रूपी आंचल भी हिलने लगे हैं। अर्थात शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण जो नई नई कोपल रूपी आंचल है वो भी हिल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। लतिका माने बेल, मुकुल माने कली और यहाँ पे रस का मतलब है पराग रस, जो पुष्पों में होते हैं उसे बोलते हैं पराग रस। तो लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। लो यह बेले भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर लाई हैं। लो यह लतिका, हे सखी लो, अब तो ये बेल भी मधु मुकुल नवल रस गागरी, अब यह बेल भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर लाई है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि समस्त कलियां पुष्पों में परिवर्तित होकर के पराग से युक्त हो गई हैं। जो कलियां होती हैं जब वो पुष्प पर परिवर्तित होती हैं तो उसमें पराग रस भर जाता है और जिसके पीने के लिए उसके ऊपर भंवरे मंडराने लगते हैं। तो इसीलिए वो कह रही, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। हे सखी लो, अब तो ये बेले भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर लाई हैं। अर्थात समस्त कलियां पुष्पों में परिवर्तित होकर के पराग से युक्त हो गई हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। अधरों माने होंठ, अलकों माने बालों, और मलयज का मतलब है मलय पर्वत से आने वाली सुगंध। तो अधरों में राग अमंद पिए, राग अमंद माने प्रेम रूपी मदिरा। वो सखी कहती है, हे सखी तू अभी तक अपने होठों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अधरों में राग अमंद पिए। हे सखी तू अभी तक अपने अधरों में, अपने होठों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अलकों में मलयज बंद किए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। आली माने सखी और विहाग का तात्पर्य आलस्य या विरह वेदना से है। तो तू अब तक सोई है आली हे सखी तू अभी तक आंखों में आलस्य को भरे हुए सो रही है। तो अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। हे सखी अब जबकि चारों तरफ प्रकृति में जागरण हो गया है, तो ऐसे वातावरण में तू अपने अधरों में, होठों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अब तथा अपने बालों में सुगंध को समाये हुए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागड़ी, तथा आंखों में आलस्य भरे हुए सो रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः काल होने पर सर्वत्र जागरण हो गया है, परंतु हे सखी तू अभी तक सो रही है, जबकि यह सोने का समय नहीं है। अब तुम जाग जाओ, क्योंकि प्रकृति भी जाग गई है। अर्थात प्रकृति में भी चेतना उत्पन्न हो गई है, इसलिए
हे सखी, तो भी अपने आलस्य का परित्याग करके नवीन चेतना से युक्त हो करके उठ जाओ। तो भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और यहाँ पर जो शैली है वो गीत शैली है। अलंकार में हमने आपको बताया कि रूपक अलंकार भी था, पुनरुक्ति प्रकाश भी था, अनुप्रास भी है और मानवी करण अलंकार है, उपमा भी है, श्लेष भी है। तो ये अलंकार था। और रस, जो कि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार होगा, गुण माधुर्य होगा। तो ये था आपका गीत छोटा सा जो मैंने आपको पढ़ाया। आज का मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी आप हमें अपने कमेंट्स के द्वारा, अपने शेयर और लाइक के द्वारा बताएंगे, क्योंकि आज जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उस वही आधार होगा मेरे ये समझने का कि वास्तव में मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। वैसे मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये न लगे कि आप घर बैठे पढ़ रहे हैं। मैंने पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो क्लास की तरह बनाने की कोशिश की है और उसी तरह से पढ़ा भी रही हूँ। इसी तरह से मैं क्लास में भी पढ़ाती हूँ, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। तो मैंने वही कोशिश की है आपको पढ़ाने की। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी आपसे विनती है कि आप ढेर सारा लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मेरे सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, आप जो भी देखना चाहें देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। धन्यवाद।